ए प्लस बी का होल क्यूब और ए माइनस बी का होल क्यूब का इक्वेशन भी कर लिया था हमने, लिख लिए थे ना ये फॉर्मूले। देखो यहाँ पर 1.7 को अगर मैं ए मानूँ, दूसरा मान 1.3 को अगर मैं बी मानूँ, तो यहाँ मैं फॉर्मूला बना के देखने की कोशिश करता हूँ। ऊपर तो है ए का क्यूब, में क्या है, तो यही चीज़ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। और नीचे अगर देखें तो ए माना है, ए गुणा ए क्या हो गया, ए गुणा बी माइनस का ए बी, और प्लस में बी गुणा बी क्या हो गया, बी। तो क्लियर, ये वाला मान दे रखा इस प्रकार से। तो आप इसका फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो फॉर्मूला क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए प्लस बी, और फिर कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। पहले किसी को आप ये तो बनेगा आपके पास फॉर्मूला। तो अब नीचे पहले से ही क्या दे रखा है, ए स्क्वायर माइनस ए बी, सेम ही है ना, ये भी बाद में लिख दिया। कौन सा फॉर्मूला देख रहे, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ए प्लस बी का होल क्यूब नहीं है। दोनों फॉर्मूलों में फर्क है। एक फॉर्मूला तो ऐसा होता है जिसमें ए प्लस बी और पूरे का क्यूब लगा हुआ हो, यहाँ ए का क्यूब प्लस क्या है, बी का क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला देखो आप, ठीक है। तो यहाँ से बताओ ये वाला मान और ये वाला ऊपर नीचे सेम हो जाएंगे क्या, सेम हो जाएंगे। लिखने से पहले ये वाला मान किससे, इससे कट जाएगा। तो अपन और ज्यादा मेहनत क्यों करें, इसका तो फाइनल आंसर ही ए प्लस बी आएगा। फाइनल आंसर ही क्या आएगा, ए प्लस बी। तो ए का मान क्या माना था, 1.7, और बी का 1.3। तो बताओ एक और एक दो, और 0.7 और 3 हो गया कुल मिला था। लेकिन आते हैं, दोबारा समझाऊं। मैंने एक मान को ए मान लिया तो ए का क्यूब, इसको बी मान लिया तो बी का क्यूब। यहाँ हुआ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, यहाँ क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इस ऊपर वाले मान से नीचे वाला मान कट गया मेरे पास। जब ये कट गया तो क्या बचा, ए प्लस बी, ए प्लस बी का जो मान माना है उसको। ठीक है? मैं मेंशुरेशन में आ गई, ठीक। अपन को एच चाहिए, आर और निकालना है, क्या चाहिए, आर और। पाई आर बराबर, लास्ट में
नोट हो गया क्या? केवल हमने क्या किया, इसी मैटर को हमने ए और बी के फॉर्मेट में समझदार यहाँ लिखा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला मैंने तो लिख रखा है, तो इन दोनों को ए क्यूब प्लस बी क्यूब को खोल के क्या लिखूंगा मैं, ए प्लस बी कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब मैं इसको खोल के लिख रहा हूं तो आगे वाला जो मान है वो इस नीचे वाले के बराबर है, तो ये वाला मान फिर कट जाएगा इससे, केवल क्या बचेगा ए प्लस बी, और ए प्लस 7 प्लस 3 कितना हो गया 3। अगर इसमें मैं 4.162 को क्या मान लूँ ए, और 2.16 क्या मान लें अपन बी। जब ये लिख रहे होंगे तो पहले एक बार लिख के देखा करो, ऊपर है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी, तो क्लियर। मैंने क्या कर दिया, ए बी को पहले लिख दो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, उसको बाद में लिख दो। जोड़ में 2 + 3 भी 5 होता है, 3 + 2 भी 5 होता है, पहले किसी को ही लिख दो, ठीक है, प्लस में कोई दिक्कत नहीं होती। और नीचे बन गया एक तो माइनस। अब बताओ यहाँ लिखी गई चीज़ों में आपको किसका फॉर्मूला लिखवा दिया मैंने, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्लियर। तो इसका फॉर्मूला लिख दो आप यहाँ पे, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं, यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे, ऊपर वाला तो सेम रहेगा, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, और इसका फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है बताओ, छोटे कोष्टक में माइनस ए माइनस बी और अंदर पूरा प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी। आप कहोगे सर ये ऊपर वाला तो इसके सेम है, क्लियर। तो ये इससे कितनी बार कट जाएगा, एक बार। तो ओवरऑल हमारा आंसर 1/a-b हो जाएगा, तो ठीक है क्या, 1/a-b, तो सीधा सीधा मान लिख देंगे, 1/a का मान 4.162 और माइनस में 2.162, ओवरऑल 1/, किसका आ गया था आंसर, आ रहा है क्या समझ में थोड़ा बहुत? ये मैंने थोड़ा बहुत बोला था पूरा। और करते हैं।
नहीं लिख रखा, सम मान 40 के पता लगा दो बिन मान मान के। 5.7 को ए मान लेंगे, 3.7 को बी मान लेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, पर ए क्यूब माइनस क्या है, ये है ए स्क्वायर। ऊपर वाले का फॉर्मूला खोल के लिख दो, क्या लिखा जाएगा, ये होता है ऊपर ए माइनस बी गुणा में ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस, इसे तो पहले लिख दो चाहे बाद में लिख दो, पर पहले। और नीचे पहले से ही क्या दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाला मान इससे कर रहा होगा पूरा, तो ओवरऑल ए माइनस बी आंसर आ गया, ए माइनस बी। ए का मान कितना है सवाल में, 5.7, और बी का मान आंसर क्या आ गया, आ गया था। अब देखो यहाँ इसकी बात करें, इस क्वेश्चन में तो 2.4 को ए मान लेते हैं और 1.6 को बी मान लेते हैं। मेरे पास बना ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी, और नीचे ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। अब आपको किसका फॉर्मूला पता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसको लिख देंगे, तो ऊपर वाला सेम टू सेम रहने दो, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी। अगर इसमें प्लस है तो छोटे कोष्टक में प्लस, इसमें माइनस है तो छोटे कोष्टक में माइनस। अगर प्लस है तो अंदर माइनस कहीं ना कहीं जरूर आएगा, अगर छोटे कोष्टक में प्लस है तो अंदर माइनस आएगा, अगर यहाँ माइनस है तो अंदर पूरा प्लस आएगा। याद करने के तरीके, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस कट जाएगा कितनी बार, एक बार, तो एक बटे आंसर आएगा। ठीक है, कुल मिला के एक बटे का मान कितना, 2.4, और प्लस में 1.6, 6 4 10, एक यहाँ से बन गया और दो ताकि एक आ गया। करके हमारे क्वेश्चन चलते हैं के अंदर। एक फॉर्मूला और है, इस फॉर्मूला और आपको ध्यान, अब तक हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दोनों को अगर स्क्वायर को भी जोड़ दें तो 2ab से 2ab कट जाएगा, क्योंकि एक में प्लस का आता है और एक में माइनस का, तो 2 गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन दोनों को घटा दें तो चिन्ह बदल जाएंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएंगे, 2ab जाएंगे, कितना 4ab। अब इनमें ए बी को नीचे देख, मैंने पढ़ाया आपको कि ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद में मैंने तीन चीज़ों का स्क्वायर पढ़ाया, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2b प्लस 2ca, 2 को कॉमन भी ले सकते हैं। उसके बाद में हमने क्यूब वाले फॉर्मूलों पर आ गए, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इसमें से 3ab कॉमन भी ले,
फिर a माइनस बी का भी ऐसे ही हुआ हमारा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और कोष्टक में a माइनस। फिर इन्हीं में से हमने दो फॉर्मूले और निकाले, कौन से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अगर प्लस वाला ले रहे हो तो छोटे कोष्टक में प्लस आएगा, अंदर माइनस आएगा, और माइनस वाला ले रहे हो तो छोटे कोष्टक में माइनस और अंदर पूरा प्लस। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होगा, ए प्लस बी, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का छोटे कोष्टक में माइनस, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी। एक फॉर्मूला और ध्यान होना चाहिए आप, जब ये बता देते हैं ना ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, वाला फॉर्मूला इसी से बना है। आ गया, दो को बाहर भी लिख सकते हैं। उम्मीद रखनी है, अगर पहले से तैयार रहेंगे क्या कर पाएंगे। अचानक से अगर एक वैकेंसी आ गई 2-4 महीने में, कहते हैं कि कभी भी चाहे चाहे लेट आए, तैयारी अगर आपको रियल में जॉब के लिए ही लगना है तो आपको तैयारी नहीं छोड़नी। चाहे घर पे कम पढ़ाई हो रही हो, वैकेंसी ना हो तब, लेकिन आपको क्लासें तो मिल रही हैं, माइंड आपका क्लियर, टेस्ट हमेशा देना है। तो हमारे ऐसे टेस्ट छोड़, टेस्ट कभी, बाकी आपको जैसी वैकेंसी आती है उस हिसाब से में भी 2019 में आई, 1,04,2019। आप कितनी बड़ी बात है अगर सोचें इस मैटर को, फरवरी 2019 के बाद में फरवरी 2019, उनको ज्वाइनिंग 2023, रातों को अभी 1,04,000 पदों पर बड़ी भर्ती। लेकिन अभी अगर नॉर्मली इस बार चुनाव से पहले मात्र 5,000 था, तो आप ऐसा करते कि 1,04,000 और ये 5,000 जोड़ के 1,10,000 हो गई, हर साल 15-15 हज़ार निकाल, नहीं क्या, हर साल 15-15 हज़ार निकाल देते रेगुलर। मान लो कोई स्टूडेंट ऐसा रहा होगा जो 2019 वाली भर्ती मात्र मेरिट में रह गया हो, तेरा बूढ़ा हो गया होगा 2000, नहीं हुआ क्या बताओ, ओवर एज हो गया होगा, तो कम से कम गवर्नमेंट अब इसमें छूट भी तो दे उसको। अब गवर्नमेंट कह रही है कोरोना के कारण 2 साल की, अरे कोरोना क्यों, 6 साल की छूट दो, कितने साल की, 5 साल हो गए 2024 में, तो 5 या 6 साल की छूट दो उसको कम से कम, क्योंकि वैकेंसी तो हर साल होनी चाहिए। लाखों की नौकरी के लिए करोड़ों की जवानी भी तो जा रही है उसकी, नहीं जा रही, बताओ, आदमी तैयारी कर रहा है जो, वैल्यू है उस चीज़ की, आप समझ नहीं रहे उस बात को। हमारी समस्या ये होती है कि हमारे सरकारी नौकरी को बहुत बड़ा दिखाया गया है, तो फोटो तो बात है, जॉब का यही है, हिसाब से ही करना पड़ता है। लेकिन आज दिक्कत ये है, आप ये चाहो कि इन टाइम पर एग्ज़ाम के टाइम पर तैयारी, रीज़न क्या है
क्योंकि आज आपको सब कुछ आना ही मैटर नहीं करता, सबसे पहले आना भी आपका नंबर आएगा, क्योंकि तैयारी करने वाले बहुत बैठे यहाँ तो इतने से स्टूडेंट हैं, ऐसी ऐसी जगह भी हमने पढ़ाया स्टूडेंट तैयारी पूरी, आप जितना पढ़ रहे हो उससे भी बेटर पढ़ते हैं, तो आपको उनको डिफीट करना है तो रेगुलर स्टडी। ये आपको गवर्नमेंट जॉब की तरफ क्यों झांक रहा है आदमी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में बहुत दिक्कत है आज के टाइम पर। क्यों दिक्कत है? क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट अगर आप बन गए तो 50,000 रुपये तो मिनिमम, आप ये मान लो आपकी 2-4 साल नौकरी सेफ हैं, से आपका घर खर्चा चल सकता है। प्राइवेट सेक्टर में दिक्कत ये है, हर चीज़ का रीज़न है पॉपुलेशन, जनसंख्या वृद्धि है ये हर चीज़ का। जो चीज़ ज़्यादा हो जाएगी ना उसकी वैल्यू अपने आप ही डाउन हो जाएगी। कोई भी चीज़ मान लो आप, तो मान लो किसी आदमी को कहीं पर मजदूर चाहिए, वो अगला आएगा, खूब सारे मजदूर खड़े हैं एक जगह, वो कहेगा भाई साहब आदमी चाहिए काम करने के लिए, क्या लोगे? 5,000 रुपये लो। मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 5,000 रुपये लो, क्या कहेगा? 5 तो नहीं, सही है, क्या कहेगा? चलो ठीक, 4,000 दे देना, ठीक है। जैसे ही 4,000 रुपये में उसको आदमी ले जाने लगेगा, इतने में 2-4 आदमी भाग के आएंगे, भाई साहब आदमी ले जा रहे हो क्या? हाँ, कितने में? 4,000 में, चलो 3 में हम कर देंगे, ठीक है। तो अगला ऐसे, मतलब आदमी मिल गए ना तो वैल्यू डाउन हो गई। कल को अगर जनसंख्या कम होती, लोग कम होते, तो वही आदमी चारों तरफ आता और कहता मुझे आदमी चाहिए, मान लो नौकर चाहिए काम करवाने के लिए, चारों तरफ देखता कोई आदमी नहीं है, वो कहता, फिर वो जो बोली लगाने वाला है वो कहता 4-7,000 ले लो, कहता नहीं काम करवाना है तो कितने? 8,000। तो वो खुद वैल्यू अपने आप बढ़ा देता है। वही चीज़ है, इसी प्रकार से हमारी महंगाई बढ़ती है, महंगाई के जो भी इंडेक्स हैं, इसीलिए अभी पहले अपनी जो रेपो रेट थी ना वो कम थी, आरबीआई कंट्रोल करता है रेपो रेट को। पहले रेपो रेट कम थी लेकिन इस रेपो रेट को बढ़ा दिया गया, और रेपो रेट को बढ़ा दिया गया ताकि मार्केट में महंगाई को कंट्रोल कर, ये महंगाई कंट्रोल में आएगी। 2 प्रकार की पॉलिसी आरबीआई जारी करता है, वो मॉनेटरी पॉलिसी, और गवर्नमेंट जो जारी करती है महंगाई के लिए फिस्कल पॉलिसी। तो पहले आप देखो हमेशा, पहले ये जो रेपो रेट है ना ये लगभग 2.9% ही थी, 2.9, और वर्तमान में 6 पॉइंट कुछ है शायद, 6 पॉइंट कुछ। अब आप कहोगे सर रेपो रेट क्या होती है, हमें ये नहीं पता। रेपो रेट वो रेट है जिस पर बैंकों को आरबीआई पैसा देता है। किसी भी बैंक को इतनी छूट नहीं दे रखी कि आप अनाप शनाप पैसा खुद के पास रखो। बैंकों को ये कह रखा है कि अगर तुम्हारे पास एक फिक्स लिक्विडिटी इतना पैसा ही आप रख सकते हो, एसएलआर जितना, उसके अलावा आपको सारा पैसा आरबीआई में जमा रखना, समझ गए? तो इसे, और आरबीआई, मान लो आरबीआई से कभी भी आप पैसा लेते हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, तो आरबीआई आपको फ्री में पैसा नहीं देगा, आपको क्या देना पड़ेगा? ब्याज देना। तो ब्याज देना, जिस रेट पर आरबीआई बैंकों को पैसा देता है उसी को क्या बोलते हैं? रेपो रेट। और अगर बैंकों के पास पैसा ज्यादा पड़ा हुआ है और उसको आरबीआई कहता है कि हमारे पास जमा करा दो, तो आरबीआई फ्री में भी नहीं लेगा और बैंकों को क्या देगा? ब्याज। उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यही चीज है, अगर मार्केट में पैसा ज्यादा है, जैसे आपकी नौकरी जनसंख्या वाली बात होगी, मार्केट में पैसा ज्यादा है तो मूल्य हमेशा क्या होगा? जैसे मान लो मैं हूँ, मैं यहाँ आपको या आप लोगों का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, कोई आदमी स्टूडेंट है यहाँ पे, पढ़ने के लिए आ रहा है, वो कैसे भी स्ट्रगल करके अपना काम चला रहा है, ठीक है। लेकिन फिर मान लो उसकी जेब में पैसे हैं तो क्या करेगा? पैसे थोड़े बहुत हैं, कम हैं, जो भी चीज़ है, वो जाके बैंक, वो सोचता, कोई लड़की सोचती या लड़का जो भी मैं एक 2 व्हीलर ले लेता, ठीक है, ताकि मेरा सुविधा हो जाए। तो सीधा जाके, उसके पास पूरे पैसे नहीं है तो वो बैंक में जाएगा और बैंक में जाके बोले आप मुझे लोन दे दो। लगभग चीज़ें इसी चीज़ पर चलती हैं, लोन दे दो। तो बैंक क्या बोलेगा फिर कि तुम एक बार रुको, हम आरबीआई, बैंक जाएगा आरबीआई के पास, बोला भाई साहब हमें पैसा चाहिए, एक साथ वो फिक्स होता है ईयरली, लेकिन हमें पैसा चाहिए। तो आरबीआई कहेगा ले जाओ जितना लेना है, लेकिन हम ब्याज लेंगे आपसे, कितना परसेंट? 2.9%। और तुरंत आके अपने कस्टमर को बैंक बता देगा कि ये तो हम उसे दे रहे हैं और प्लस में हम कमाएंगे, तो कुल मिला के तुम्हें लगभग कितने परसेंट पर पैसा मिल जाएगा? 12%। 1 रुपये सैकड़े पर तुम्हें पैसा 1 रुपया सैकड़ा कितना होता है? 12% होता है। तो 1 रुपये सैकड़े पर पैसा मिल जाएगा। कस्टमर क्या कहेगा? चलो ठीक है, मेरी किस्त बना दो और मुझे पैसे, तो अगला फिर सामान लेने पहुंच जाएगा हर हर आदमी के पास इस पर। लेकिन अब क्या हुआ? जैसे मान लो अगर महंगाई कंट्रोल करनी है तो क्या करती है गवर्नमेंट? फिर दोबारा मान लो वो आदमी गया, दूसरा आदमी गया बैंक के पास जाके बोलता है भाई साहब 2 व्हीलर लेना है, लोन चाहिए, पैसा चाहिए मुझे। तो बैंक बोलेगा रुको एक बार आरबीआई के पास जाके, आरबीआई के पास गया, तो आरबीआई ने कहा ले लो बिल्कुल पैसा, बोला दे दो। लेकिन बोला इस बार रेट 2.9 नहीं लगेगी, कितनी लगेगी? 6% लगेगी या 6 पॉइंट कुछ जो भी है, इतनी लगेगी।
तो फिर वो बैंक जो है वो आदमी के पास आएगा, बोला भाई साहब इस बार आरबीआई कितना ले रहा है, 6% ले रहा है, और हमारा मिला के लगभग तुम्हें कितने परसेंट पर हम दे देंगे, 18% पर, मतलब 1.5 रुपये से एकड़े पर दे देंगे। तो आदमी क्या सोचेगा, पहले तो 12% था और अब कितना हो गया, 18। अपना प्लान क्यों महंगे ब्याज पे, ठीक है, हो सकता है थोड़े दिन और टेम्पो में, तो इसलिए वो कहेगा नहीं भाई साहब जब सस्ती, तब। इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट में पैसा नहीं गया। मार्केट में पैसा तब जाता है जब आरबीआई देता है बैंकों को, और बैंकों से मार्केट में जाता है। मार्केट में पैसा चला गया, जितना मार्केट में ज्यादा पैसा रहेगा ना उतनी महंगाई बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि लोग ज्यादा रहेंगे खरीदार। एक एक साइकिल खड़ी है और सबके जेबों में पैसे हैं, तो साइकिल वाला सोचेगा सब पैसे वाले हैं, सबसे पहले वो 5,000 की साइकिल के पहले से ही 6,000 मांगेगा। में कोई खरीदता रहेगा तो दूसरा कहेगा मुझे 6500 में मेरे को दे दो। समझ गए, पैसे सबके पास होंगे, लेकिन कल को पैसों की ही कमी रहेगी बिल्कुल ही, तो कोई खरीदार ही नहीं होगा। खरीदार नहीं होगा तो 5,000 की साइकिल वाला कहेगा खर्चा तो चले 4.5 में ले जाओ भाई साहब, कोई ले जाना चाहो तो। समझ गए, इसलिए ये रेपो रेट हमेशा बढ़ाई जाती है। वर्तमान में आरबीआई द्वारा ये 6 पॉइंट कुछ परसेंट कर दी, फिर भी लोगों के पास खूब पैसा है, खूब लोग मतलब चल तो रहा है। लेकिन अब ये मान लो इसको कम कर देंगे तो हर आदमी सोचेगा, कोई फोन लेने वाला सोचेगा मैं किस्तों पर फोन ले लेता हूँ, क्यों, ब्याज तो कुछ नहीं रहा। लेकिन उसी जगह इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं, तो उस जगह वो सोचते कभी ले लेंगे एक बार, क्यों ब्याज का पैसा सरकार से। तो वही जनसंख्या की हालत है। लेकिन गवर्नमेंट को मेरे हिसाब से इस मैटर में सोचना चाहिए था कि जो रेलवे की वैकेंसियां या कोई भी वैकेंसी निकालती है तो उसमें उन्हें काफ़ी समय और एज लिमिट में छूट देनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट के साथ अन्याय होता है। सब कुछ चुनावों के साथ हिसाब से चलता है, इसलिए आपको अपने आप को उस हिसाब से ढालना पड़ेगा, तैयार खुद को करना पड़ेगा पहले से ही। अब आगे बढ़ते हैं इसी में, इस फॉर्मेट पे अगर आपको मान लो कोई क्वेश्चन आ जाए तो इस फॉर्मूले में कर देना। इसमें एक एक्सेप्शनल केस ये लगाता है, अगला स्पेशल केस ये लगाता है, वो दे देता है प्रश्न में ही कि इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या दे देता है, 0। मतलब इस वाला मान को 0 दे दिया, तो 0 से जब भी कोई चीज गुणा होगी पूरी क्या हो जाएगी, 0, और 0 में भाग दोगे किसी का भी तो भी क्या आएगा, 0। तो कुल मिला के 0 आ जाएगा। तब आपसे देन आपसे एक स्पेशल केस पूछता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बताओ, क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस क्या बताओ, सी क्यूब। तो बताओ इधर वाला मामला तो पूरा ही क्या हो गया, क्योंकि मैंने 0 लिखा और 0 के साथ गुणा किया, तो ये पूरी चीजें गुणा होंगी तो 0 आ गई, और 0 में किसी भी चीज का भाग दिया तो भी क्या आ गया, 0 आ गया। तो कुल मिला के इतने ते का मान पूछ लिया, तो माइनस वाला मान उधर चला जाएगा, किसका, ओके, प्लस का। तो ओवरऑल इसका आंसर आ जाएगा 3। तो डायरेक्ट एग्जाम में सबसे ज्यादा इस क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना है, सीधा दे देगा कि यदि a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो इसका मान बताओ। समझ गए क्या, ऐसे सवालों को आप अज्यूम मेथड से भी कर सकते हो, मान की भी कर सकते हो। कैसे, इसको प्लस का 2 मान लोगे, इसको -1 मान लोगे, -1 मान लोगे, तो बताओ 0 बराबर 0 हो गया। तो अब उन्हीं मानों को उठा के यहाँ समझ गए, अज्यूम मेथड से। तो ये स्पेशल केस है, इसे नोट कर दो। सर मैं अगर a प्लस बी प्लस सी का योग अगर 0 दे दें, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये 3a उधर चला जाएगा, तो बराबर 3abc आएगा। है आगे स्पेशल केस में इसी फॉर्मूले में यदि इसका मान 0 दे या इसका भी 0 दिया, तो आगे वाला क्या हो गया, 0। अगर पूरा मान 0 हो गया तो उस वहां तक का मान पूछिए तो -3ab रहेगा, तो क्या आ जाएगा, प्लस का 3 मान आ जाएगा। तो आगे बढ़ते, एक देखो आपसे पूछा जाता है सर्वसमी का आइडेंटिटी, सर्वसमी का, और एक पूछा जाता है आपको समीकरण। सर्वसमी का और समीकरण, अभी तक मैंने जितने भी सूत्र पढ़ाए वो सर्वसमी का थे। वो क्या थे, सर्वसमी का। उसमें कोई भी मान रखो वो हमेशा हर मान पर संतुष्ट होंगे। इसका मतलब सर्वसमी का वो होती है जो प्रत्येक मान पर संतुष्ट हो, प्रत्येक मान पर क्या हो, संतुष्ट हो, याद रखना।
प्रत्येक मान पर संतुष्ट हो। जैसे मैंने अभी लिखवाया आपको a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बताओ कोई भी मान लिख दो, होता है तो होता है। क्लियर है क्या भाई? ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस, तो अगर मैं 5+3 और 5-3 लिखूंगा तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अगर 8+4 प्लस 8-4 लिख दूंगा तो 8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ये एक प्रकार की सर्व समीका हो गई, आइडेंटिटी हो गई। इसमें कोई भी मान रख दो, हर मान के लिए कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका मतलब आगे से पूछे कि सर्व समीका क्या होती है? एक ऐसा प्रारूप जो प्रत्येक मान पर क्या हो? संतुष्ट हो। ये सारे फॉर्मूले जो होंगे वो क्या होंगे? एक सर्व समीका। तो फिर से समीकरण की क्या बात होगी? तो समीकरण इस प्रकार से होगा कि 3x - 12 बराबर 0। ये एक प्रकार का समीकरण है। ये एक प्रकार का क्या है? समीकरण। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि 3x बराबर 12 माइनस का था तो इधर के आके किसका हो गया? प्लस का। तो x बराबर 12 बटे कितना हुआ? 3। 3 का भाग कितनी बार? 4 बार। का मतलब x केवल 4 ही होना चाहिए। x केवल कितना होना चाहिए? 4। अगर फिक्स हो गया इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि विशेष मान पर संतुष्ट। बोलो सही है क्या? किसी भी फिक्स मान पर संतुष्ट है तो विशेष मान पर संतुष्ट। हर मान के लिए नहीं है। आप कल को यहाँ 5 लिख दोगे तो 0 आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। 4 लिखने पर ही 0 आएगा। बताओ 4 3 12, 12 में से 12 गया तो एक विशेष मान पर ही ये सेटिस्फाई होगा, याद रखना हमेशा। तो मैं लिख रहा हूं विशेष मान पर संतुष्ट। दोबारा सुने, हमने दो चीजों की बात की, एक तो सर्व समीका और एक समीकरण। सर्व समीका जितने भी फॉर्मूले हैं वो सर्व समीका माने जाते हैं। कुल मिला के जो प्रत्येक मान पर संतुष्ट हो वो क्या होगी? सर्व समीका। कोई भी मान रख दो, मैं आपको खुद को कह रहा हूं, कोई भी A to Z मान रख दो, जो यहाँ रखोगे वही यहाँ आएगा। बोलो क्लियर? लेकिन समीकरण एक ऐसी चीज होती है जो एक विशेष मान पर संतुष्ट होता है, उसे सोल्व करने पर वो। क्लियर है क्या? नोट कर दो। आप भी उनमें से ही। चलो बात करते हैं। हमें जो पढ़ना है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अलजेब्रा में आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो कहाँ से आएंगे? समीकरण से। समीकरण को पढ़ना हमें जरूरी। समीकरण कैसे होते हैं, कितने प्रकार के, हमें ये तो पता लग गया कि समीकरण कोई ऐसी चीज़ होगी जो विशेष मान पर संतुष्ट होगी। पर संतुष्ट होगी विशेष मान पर। अब आगे बात करते हैं समीकरण। नॉर्मली समीकरण जो पावर से पर डिपेंड करता है, नॉर्मली ax + b बराबर 0 प्रकार का समीकरण। अभी मैंने लिखवाया था ना ax + बराबर 0, 3x - 12 बराबर 0 लिखा था ना हमने। क्या लिखा था? 3x, तो a का मान 3 हो गया। 3x यहाँ मैंने माइनस का b ले लिया, 12 किसका? माइनस का। तो 3x - 12 बराबर 0। तो वो इस प्रकार का समीकरण था। तो इस प्रकार से दिया गया समीकरण जिसके अंदर x की घात 1 हो, x की घात क्या हो? 1 को लिखें चाहे ना लिखें। अगर x की घात 1 हो, ये देखो a और b तो कोई भी मान हो सकते हैं, लेकिन इसे अपन क्या बोलेंगे? चर बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? चर बोलेंगे। और इसे क्या बोलेंगे? अचर। a और b को क्या बोलेंगे? अचर। अचर का मतलब
ये हमेशा फिक्स रहेगा, ए और बी की कोई ना कोई वैल्यू रहेगी, क्लियर। लेकिन एक्स जो मान है वो इनके ऊपर डिपेंड करता है। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि एक्स की अधिकतम घात होगी, उसे रैखिक समीकरण बोलेंगे। ऐसी समीकरण बोलेंगे, एक रेखा में समीकरण हो गई रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद में एक्स की एक घात है तो उसे रैखिक समीकरण बोल दिया। अब एक्स की दो घात भी हो सकती है, तो दो घात हो तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी और बराबर में जी। इस प्रकार इसमें बताओ आपकी चर की जो अधिकतम घात कितनी है, तो अगर दो घात है तो इसे द्विघात समीकरण बोलेंगे। कैसा समीकरण बोलेंगे? घात, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। उसके बाद में तीन घात वाली समीकरण को क्या बोलेंगे? त्रिघात समीकरण। चार घात वाली को चतुर्थ घात समीकरण। मतलब कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि तीन घात वाली ए एक्स क्यूब प्लस बी स्क्वायर, एक एक एक्स कम करते जाते हैं, प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर जी। चार वाली हो तो ऐसे बन जाएगा ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स और प्लस में ई। प्रकार से आगे बढ़ाते जाते हैं ए बी सी। ऐसे ही कोई और मान आ जाए तो एन, एन एक्स की पावर एन, मान लो कोई भी मान, ए एक्स की पावर एन प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस इस प्रकार से एक्स की पावर एन माइनस, और इस प्रकार से बनी हुई कोई समीकरण हो। अब ध्यान दो दोबारा, अगर कहीं भी कोई ऐसी समीकरण जिसमें x की अधिकतम घात 1 हो, मतलब चर की अधिकतम घात क्या हो, कैसी समीकरण होगी? अगर अधिकतम घात 2 हो तो कैसी होगी? 3 हो तो त्रिघात, 4 हो तो चतुर्थ घात। इसका मतलब 2 से ऊपर वाले घातों में बहुत सारे पद हो गए। क्या हो गए? बहुत सारे पद। तो 2 से ज्यादा घातें होंगी, उन्हें बहुपद बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? पोलिनोमियल, ठीक है। दोबारा सुने, x की अधिकतम घात एक हो गई, उसे रैखिक समीकरण बोलेंगे। कैसी बोलेंगे? रैखिक। अगर दो घातें हैं तो द्विघात। अगर दो या दो से अधिक वाली कितनी भी घात हैं, उस समीकरण को हमेशा क्या बोल देंगे हम? बहुपद। बहुत सारे पद हो गए तो बहुपद बोल देंगे। अब दोबारा सुनना, अभी मैंने वो जो एग्जांपल लिया था 3x माइनस 12 बराबर 0, तो 3x बराबर क्या आ गया था? 12। 3 से काटा तो x का मान कितना आ गया था? 4। क्लियर? बताओ इसमें x के कितने मान आए थे? एक मान आया था, केवल 4 ही आया था केवल x का। तो ये भी इनकी खास बात होती है कि एक समीकरण में जितनी x की पावर होती है उसमें उतने ही मान सेटिस्फाई, मतलब उतने मान निकलेंगे उसके। जैसे मुझे तुरंत पता लग गया था कि रैखिक समीकरण के अंदर, कल को आपसे नॉर्मली कोई क्वेश्चन पूछ ले कि रैखिक समीकरण के अंदर x के कितने मान निकलते हैं या चर के कितने मान निकलते हैं? 1, क्योंकि उसकी अधिकतम घात कितनी है? 1। फिर तो अच्छी बात है। द्विघात समीकरण में x के कितने मान निकलेंगे? त्रिघात में, 5 घातों वालों में जितनी घातें उतने मान, जितनी घातें उतने मान। इतना हमेशा ध्यान रखना। कल को आपको द्विघात समीकरण दे दे, आपको कह दे मान बताओ, तो आप पहले से ही माइंड में लेके चलो कि मान तो कितने आएंगे, क्योंकि कितने घातों वाली समीकरण है? घातों वाली। क्लियर है? एक बार इतना नोट करो। कोई भी समीकरण आपका बनेगा तो इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में बनेगा। याद, ये समीकरण किस में बनेगा? स्टैंडर्ड फॉर्म। इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म बोला गया। ये जो मैंने लिखा है ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें आप एबीसी का जो कोई मान लिख दोगे ना, वही समीकरण बन जाएगी। स्टैंडर्ड फॉर्म को हिंदी में मानक रूप बोला जाता है। हजारों बार सवाल आ गया कि द्विघात समीकरण का मानक रूप बताओ, द्विघात समीकरण का
मानक रूप बताओ, बताओ क्या होगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर है विकास समीकरण का मानक रूप बताओ क्या होगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर है 0, जहाँ ए बी सी का कोई भी मान हो सकता है, जहाँ ए बी सी का कोई भी मान हो सकता है, ध्यान रखना। और जितने मान होते हैं गणितीय भाषा में उसे हल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हल। कई बार कह देते हैं ना कि इसका कितना मान निकला, तो आप कह सकते हैं कितने हल निकले, ठीक है, कहते हैं ना ऐसा। तो इस इनके जो मान निकलेंगे उतने ही हल होंगे, इसका मतलब अधिकतम घात के बराबर हल। अधिकतम बराबर हल। सॉल्यूशंस होंगे वो मैक्सिमम पावर के इक्वल। एक घात वाली समीकरण क्या कहलाएगी? रेखिक समीकरण। क्या कहलाएगी? रेखिक समीकरण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। क्या होगी? लीनियर इक्वेशन। क्या होगा इसका मानक रूप? ए एक्स प्लस बी बराबर जी। ए एक्स प्लस बी बराबर ए एक्स प्लस बी बराबर जी, जिसमें एक्स की अधिकतम घात कितनी है? एक। मतलब अब मैं इस समीकरण को कैसे बना सकता हूं? केवल इसी फॉर्मेट पे बना सकता हूं। ए का मान और बी का मान लिख के ही बना सकता हूं। ए और बी प्लस में भी ले सकते हो और माइनस में भी, याद रखना। तो वो समीकरण हमेशा कैसी समीकरण होगी? रेखिक समीकरण। लेकिन एक्स की अधिकतम घात अगर 2 हो गई तो कैसी समीकरण हो गई? द्विघात। और इसका मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये है। यहाँ पर कोई भी मान दे सकता है, 3x² प्लस 4x प्लस कुछ भी दे सकता है, समझ गए। तो केवल मान किसके लिखे जाएंगे? ए बी और सी के। एक्स का तो लास्ट में मान निकलेगा। तो हमें पता लग गया कि रेखिक समीकरण में एक्स की अधिकतम घात 1, तो मान भी कितना? 2 घातों वाले का 2 मान, 3 घातों वालों के 3। जितनी घातें उतने मान, जितनी घातें उतने। कल को आप इसमें कह दोगे सर घात एक ही है, लेकिन मैंने ये लिखा कि अधिकतम घात के बराबर मान होंगे। अधिकतम घात के बराबर क्या होंगे? मान। तो इसमें मैक्सिमम घात कितनी है? 2, तो 2 मान होंगे। क्लियर है? मैक्सिमम वैल्यू पर जाना है आपको। मान को ही हल बोलते हैं। मान को ही क्या बोलते हैं? तो आगे से कई बार मैं वर्ड यूज करूंगा कि कितने हल होंगे, इसका मतलब आपको समझना है कितने मान होंगे। कितने हल होंगे इसका मतलब क्या होगा? कितने मान। क्योंकि ये हल वर्ड जब अपन पढ़ते हैं ना तो ये थोड़ा टफ लगता है और मान इजी लगता है। तो इसलिए आगे से मैं कभी भी बोलूं कि कितने हल होंगे, कितने सॉल्यूशंस होंगे, मतलब कितने मान होंगे, कितने क्या होंगे। बढ़े आगे। नोट हो गया इतना? आ रहा है समझ में? अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उनमें आपको मान बताना है, ठीक है। जरूरी नहीं है एक्स ही हो, वाई भी दे सकता है एक्स की। कह रहा हूँ 70 - 11 - 3 = 0 मान बताओ। क्या करेंगे? मान को उधर ले जाएंगे, क्या होगा उसे?
सामने ध्यान दो, अगर 16 को इधर ले आऊं तो 4x बराबर 16 किसका हो जाएगा, माइनस का। अब बताओ 4 से 16 काट दूं क्या, भाई नीचे लाके कटेगा तो इधर की इधर ही काट दिया करो। 4 से 16 कितनी बार, 4 बार, तो x का मान ओवरऑल कितनी बार, -4। इसमें सोल्व करें तो 102 इधर ले आओ तो 17x बराबर 102 हो जाएगा। तो 17 से 102 कितनी बार, 6 बार, तो x का मान 6 आ गया हमारे। के बाद में इसमें 15y बराबर 15 और 45 इधर लाएंगे तो किसका होगा, प्लस का। तो 45 और 15 कितना हुआ, 60, तो 15y बराबर 60 हो गया। 15 से 60 कितनी बार, y का मान 4 आ गया। लास्ट वाले में 70 माइनस माइनस एक जगह जुड़ जाते हैं क्या, माइनस माइनस, तो 11 और 3 कितना हुआ, 14, और कुल मिला के बराबर में क्या दे रखा है जी, और 14 इधर लाएंगे तो किसका होगा, प्लस का। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि 70 प्लस 2 14 आ गया। 7 से कितनी बार, 2। और हमें जो टी का मान 2 आ गया, तो पूछा क्या था ये भी देखो, t+2 पूछा था। कई बार हमारी ये एरर हो जाती है एग्जाम में भी, पूछा कुछ और होता है और अपन कुछ और बता के निकल। हर किसी के साथ ही होता है, जब हमने भी एग्जाम्स दिए थे मिस्टेक्स। इन्हें दूर करने का क्या उपाय, केवल प्रैक्टिस। प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ ताकि गलतियां हों वो घर पे ही रहे, बार बार एक में एरर होगा अगली बार ठीक हो। तो टी का मान अगर यहाँ रखेंगे तो t+2 बताना है, इसका मतलब 2+2 बताना है, और 2+2 बताएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, क्लियर। आज हम ज़्यादा कुछ तो नहीं पढ़ पाए, लेकिन देख लेते हैं। आते ही मैंने इन फॉर्मूलों के ऊपर बात की, a+b का होल क्यूब, a-b का होल क्यूब। ये आज आपको याद नहीं होंगे, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ही याद होंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है फिर इनको पढ़ने। इन्हीं से हमने ये फॉर्मूले बनाए और फिर उसके बाद में इनके ऊपर क्वेश्चन करना चालू कर दिया। क्वेश्चन किया तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब, और नीचे ये वाला फॉर्मेट बन रहा था, यहाँ फॉर्मूला लगा दिया तो ये कर, ठीक है। बाद में हमने देखा इसी प्रकार का ये क्वेश्चन था जिसमें a और b मानकर हमने कर दिया। ये भी सेम क्वेश्चन थे दोनों। फिर उसके बाद में एक फॉर्मूला पढ़ा हमने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। ये दोनों फॉर्मूले होते हैं, ये ऊपर वाला फॉर्मूला नीचे वाले से ही निकलता है। कैसे, 2 से ऊपर नीचे गुणा करने पर, नीचे वाला 2 तो यहीं रह जाता है, लेकिन ऊपर गुणा करने पर ये सारे 2a² 2b ये सारे दो 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 बन जाते हैं। तो उससे फिर ये स्क्वायर बन जाएंगे, a-b का स्क्वायर, b-c का स्क्वायर, c-a का स्क्वायर, तब जाके ये आता है। इसमें एक स्पेशल केस है कि इसको 0 दे दे तो आगे वाला पूरा 0 हो जाएगा। जब पूरा 0 हो जाएगा तो पूरा नहीं पूछ रहा, इतना था बताओ, तो इसको इधर उठा लाएंगे, इधर उठा के लाएंगे तो माइनस की जगह किसका हो जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। के बाद में हमने जाना सर्वसमिका आइडेंटिटी, एक ऐसा व्यंजक या ऐसी चीज हमारे पास जो प्रत्येक मान पर सेटिस्फाई हो रही हो, प्रत्येक मान पर संतुष्ट, कुछ भी रखो उत्तर देगा हमेशा, क्लियर है। ये प्रत्येक मान पर संतुष्ट होगा, लेकिन समीकरण एक ऐसी चीज होती है जो क्या, विशेष मान पर संतुष्ट, कोई फिक्स वैल्यू ही निकलेगी। एक घात वाले समीकरण की एक वैल्यू निकलेगी, 2 वाले की 2, 3 वाले की 3, मतलब वो मान जो निकलेगा वो विशेष मान होगा, फिक्स मान होगा कि इसी के लिए लागू हो रहा है, क्लियर। जैसे हमने अभी निकाला, इसमें x का मान क्या आया 4, तो इस 4 के विशेष मान पर ही ये सेटिस्फाई है, 0 बराबर 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद में हमने ये पढ़ा रेखिक समीकरण, एक घात वाला समीकरण क्या कहलाएगा, रेखिक। दो घात वाला द्विघात समीकरण, जिस प्रकार से ये मैंने बनाया ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप। एक समीकरण के जितने अधिकतम घात होंगे उतनी ही उसके मान होंगे, मान को हल भी बोलते हैं। मान को क्या बोलते हैं, एकदम इजी लैंग्वेज में मैंने आपको ये समझाया है। फिर मैंने कुछ क्वेश्चन दिए जो नॉर्मली कौन से समीकरण के हैं, ये रेखिक समीकरण। क्यों, क्योंकि जो भी अचर आप चर अचर दिया है आपको, इसकी अधिकतम घात कितनी है, एक। अभी तक मैं स्क्वायर में नहीं पहुंचा हूं, कल वाला